मंत्री गणेश जोशी ने लैंसडाउन छावनी परिषद का किया भ्रमण। जवानों की सुविधा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कहा सुरक्षा में सैनिकों की भूमिका है सर्वोपरि। प्रतिबंधित कफ सिरप को लेकर एफडीए की छापेमारी। प्रदेश भर के मेडिकल स्टोर छापेमारी शुरू। सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों पर छापेमारी शुरू। हरिद्वार में विभिन्न सड़कों का निरीक्षण। लोक निर्माण विभाग सचिव ने किया सड़कों का निरीक्षण। गड्ढा मुक्त अभियान के तहत किया निरीक्षण। पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह का चयन। संयुक्त राष्ट्र से संबंध अंतर्राष्ट्रीय संगठन में चयन। 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं लोकेश्वर सिंह। पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटकों की संख्या में इजाफा। धीरे धीरे पटरी पर आने लगा पर्यटन। व्यवसाय पर्यटन से जुड़े व्यापारियों ने ली राहत के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लैंसडाउन पहुंचे। शहीद सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर ग्राउंड लैंसडाउन, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। एहसास और गम में कोई राज्य अगर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है तो हमारी वीर भूमि है, ये देवभूमि है। उत्तराखंड को देवभूमि का स्वरूप ईश्वर ने दिया है, लेकिन मेरे राज्य को वीर भूमि का स्वरूप मातृभूमि के लिए प्राणों को न्यौछावर करने वाले ऐसे वीर सैनिकों ने दिया है। इस पवित्र पावनी देवभूमि में जहां गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं राइफल्स सहित अनेकों सैनिकों के अनेकों भिन्न भिन्न आयाम हैं, मैं अपनी ओर से उन सभी सैनिकों को जो सेना देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध है, उनको अपना प्रणाम करता हूं और उनके प्रति विश्वास के साथ इस भाव को कह सकता हूं कि देश के अंदर अगर आज हम लोग सांस लेते हैं, बिना भय के सांस लेते हैं, उसमें आपका योगदान का वो ऋण है, वो देश की जनता को उतार नहीं सकती है। आज भी देश के किसी हिस्से में जवानों की शहादत की खबर आती है तो मेरे वीर भूमि के योद्धा उसमें शामिल होते हैं। कल की भी घटना है, मैं उसकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, लेकिन हर युद्ध में हमारे वीरों के, हमारे सैनिकों की जो शहादत होती है, वो शहादत हमको जहां एक बल प्रदान करती है। मैं इस रूप में इसलिए कह रहा हूं कि उत्तराखंड के हमारे जितने युवा हैं, उनके हृदय में वीरता का भाव होता है और सैनिकों का जो सम्मान होता है उससे और प्रचलित होता है। हम इस गौरवशाली परंपरा का निर्वहन आजादी पूर्व से और आज तक लगातार कर रहे हैं। ये सच है कि आज मैं इसको कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कहूंगा, लेकिन अटल जी के शासन के बाद सैनिकों के सम्मान को जिस गौरवता के साथ हमने महसूस किया, चाहे सैनिकों की शहीद परिवारों के कल्याण की योजनाओं से संबंधित विषय हो, अनेकों ऐसे विषय जिसमें सैनिकों के सम्मान को, सैनिकों के इस पराक्रम को एक सम्मान देने का काम किया गया है। यहां से जो मैंने सीखा मैं उसको अपने जीवन में उतारता हूं। जो अनुशासन, जो मेहनत मैंने यहां से सीखी, मैं सफल हो जाता हूं। मैं इसके लिए भी आपको प्रणाम करता हूं, यहां की भूमि को प्रणाम करता हूं। और दो पंक्तियां कहते हुए अपना विषय को रखूंगा कि चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारों पर, देशभक्तों की लहू की वो धारा याद कर लें, वो धारा याद कर ले। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं। मित्रों, उत्तराखंड वीरों की भूमि है। आप इतिहास उठाकर देखें, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, चाहे 47 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, पुलवामा हो, गलवान हो, ताज पर हमला हो, संसद पर हमला हो,
कोई न कोई जवान उत्तराखंड से शहीद होता है। ये वीरों की भूमि है। और मित्रों, जब कोई जवान शहीद होता है, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरे उसके क्षेत्र के लोग उसके घर में जाते हैं और नारे लगाते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा, अमर रहेगा, नारा लगाते हैं और बाद में भूल जाते हैं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने फैसला किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए अगर कोई जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी। अभी तक हमने 27 लोगों को उसके माध्यम से नौकरी दी है। पहाड़ों में, नदियों में शौर्य की गाथाएं गूंजती हैं। इसी शौर्य को चिरस्थायी बनाने के लिए हमारी सरकार ने, जिसके बारे में अभी सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी जी ने बहुत विस्तार से बताया कि 4 धामों के बाद 5वां धाम सैन्य धाम गुनियाल गांव में, जिसका निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। सैन्य धाम केवल ईंट, पत्थर, सीमेंट, मिट्टी या गारे का ढांचा नहीं है, बल्कि उन अमर आत्माओं का प्रतीक है जो हमारे प्रत्येक बलिदानी के घर आंगन से आई पावन मिट्टी उस सैन्य धाम में लाई गई है। उस सैन्य धाम में बसती है उन माताओं की भावना, उन वीरों की शहादत की कहानियां, उनका इतिहास। प्रदेश के प्रत्येक शहीद के घर आंगन की मिट्टी सैन्य धाम में स्थापित करने की वर्ष 2021 से प्रारंभ हुई। ये परंपरा केवल एक माटी संग्रह नहीं है, केवल एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि उन हुतात्माओं को हमारी ओर से श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी मां की ममता को ठोकर मार दी, बहन की राखी को छोड़ दिया, बच्चों को भी रोते बिलखते छोड़ दिया, लेकिन हंसते हंसते भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 2021 से अब तक 2021 से लेकर अब तक जो हमारे शहीद हुए, और इस बार जो द्वितीय चरण की हमारी शहीद सम्मान यात्रा, जिसमें 71 वीर सैनिकों के सम्मान में 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चली शहीद सम्मान यात्रा में इन वीर सपूतों के घर आंगन की मिट्टी एकत्रित की गई। मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था, इसलिए ये यात्रा उस आंसू का सम्मान है जो किसी मां ने अपनी मां की विदाई में बहाया होगा, अपने बेटे की विदाई में बहा होगा। उस महिला के हृदय की धड़कन का आधार है, जिसने अपने पति, अपने भाई, अपने पिता को मातृभूमि के लिए अर्पित किया होगा। आज इस ऐतिहासिक यात्रा के समापन पर मैं यही कहूंगा कि अमर शहीदों के शौर्य, त्याग, पराक्रम की गाथा हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी। हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे जवानों को, नौजवानों को, युवाओं को, छात्रों को, हमारे नौनिहालों को हमेशा देशभक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। उनके अंदर राष्ट्र भावना की भावना को जागृत हमेशा करती रहेगी, हमेशा उनको प्रेरणा देती रहेगी। ऋषिकेश के एक होटल में मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता की तैयारियों के बीच हंगामा हो गया। हिंदू शक्ति संगठन ने पाश्चात्य संस्कृति पर आधारित पहने छोटे कपड़ों को मुद्दा बनाया। कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति के हिसाब से मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता होनी चाहिए। यदि पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देते हुए प्रतियोगिता हुई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड के लोक गायक
पवन सेमवाल ने भी हिंदू शक्ति संगठन की मांग को समर्थन किया है। कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति को बरकरार रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। आपको बता दें कि हंगामे के बीच प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे प्रतिभागी भी चुप नहीं रहे और उन्होंने हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर से अपने पहने हुए कपड़ों को लेकर बहस की। आरोप लगाया कि हिंदू संगठन अपनी मनमानी उन पर थोप रहा है। प्रतियोगिता के आयोजकों को और हिंदू संगठन के बीच विवाद हुआ तो होटल प्रबंधन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे। काफी गहमागहमी के बाद दोनों पक्ष शांत हुए। आपको बता दें कि लॉन्स क्लब हर साल मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता का आयोजन दीपावली मेले के दौरान करता है। इस पूरे मामले में उत्तराखंड के लोक गायक पवन सेमवाल ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि उत्तराखंड की संस्कृति के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने का हक नहीं है। हमारे उत्तराखंड में एक कार्यक्रम हुआ है और उस कार्यक्रम में जो है बाहर की जो है यहाँ पे हमारी जो उत्तराखंड की जो संस्कृति है उस संस्कृति को छोड़कर हमारे उत्तराखंड की पारंपरिक जो हमारी वेशभूषाएं हैं उनको छोड़कर यहाँ पर जो है बाहर जो पाश्चात्य संस्कृति है हमारी उस संस्कृति को लेकर जो है यहाँ पर लोग जो हैं नंगे अधनंगे कपड़ों में जो हैं आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो है प्रोग्राम करना है। इस प्रकार का कोई जो भी होता है पता नहीं क्या होता है इन लोगों का, ये उसमें जो है पार्टिसिपेट करने के लिए आ रखे हैं। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आपको ये सब चीजें उत्तराखंड की धरती पे ही करने को मिलता है। हमारी जो धरती है ये देवभूमि, आपने क्या उत्तराखंड को थाईलैंड समझ रखा है? आपको पता होना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है, हमारे उत्तराखंड का जो कल्चर है, उसको लेके अगर कोई आगे आता है तो वो तो अच्छी बात। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वीकेंड के मौके पर राफ्टिंग करने वाले पर्यटकों की भीड़ इको टूरिज्म जोन में उमड़ पड़ी है। सैकड़ों पर्यटक राफ्टिंग का आनंद लेने के लिए पहुंचे हैं। शिवपुरी में मुनिकीरेती तट राफ्टिंग करने वाले पर्यटकों की संख्या काफी अधिक है। पर्यटकों के आने से राफ्टिंग व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में 3 महीने तक राफ्टिंग बंद रही। सुरक्षित राफ्टिंग को लेकर पुलिस और टूरिस्ट विभाग अपनी नजर
गंगा में बनाए हुए हैं। सुबह सूरज निकलने के बाद राफ्टिंग शुरू और दिन छिपने के बाद राफ्ट गंगा में नहीं उतारने की हिदायत पुलिस ने दी है। दिल्ली से आए पंकज, अमित, रश्मि और सुनीता ने बताया कि राफ्टिंग करके उन्हें बेहद आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई है। गंगा में राफ्टिंग के दौरान उन्होंने उत्तराखंड का जो सौंदर्य अपने मन में बसाया है वे हमेशा यादगार रहेगा। राफ्टिंग व्यवसायियों का कहना है कि अक्टूबर और नवंबर का महीना पर्यटकों के लिए खास रहता है। उम्मीद है कि इन 2 महीनों में राफ्टिंग का व्यवसाय चमकेगा। ऋषिकेश और आसपास के इलाके में बदलता मौसम लोगों के लिए बीमारी का कारण बन रहा है। ऋषिकेश के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में वायरल फीवर से पीड़ित मरीज इलाज कराने के लिए तेजी से पहुंच रहे हैं। वायरल से पीड़ित बच्चों की संख्या भी कम नहीं है। डॉक्टरों की टीम ने बदलते मौसम में लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। आपको बता दें कि ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी में इन दोनों मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ज्यादातर मरीज बुखार, खांसी, नजला, जुकाम से पीड़ित देखे जा रहे हैं। पेट में इन्फेक्शन से संबंधित मरीजों की संख्या कम है। डॉक्टरों का मानना है कि जिस प्रकार से मौसम में अचानक बदलाव हुआ है, इसी वजह से लोग वायरल की चपेट में आ रहे हैं और ये वायरल एक से दूसरे में फैल रहा है। खास बात यह है कि कुछ लोग बुखार से पीड़ित होने के कई दिनों तक बाद अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिससे उनके इलाज में परेशानी हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि लोग बुखार होने पर घर पर ही दवाइयां लेकर खुद डॉक्टर बन रहे हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। किसी भी व्यक्ति को यदि बुखार आता है तो उसे डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही दवाई लेनी चाहिए। ऋषिकेश एम्स में भी वायरल फीवर से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक देखी जा रही है, जिसमें शहर के अलावा पहाड़ के लोगों की संख्या अधिक है। नैनीताल पहुंची सैकड़ों की संख्या में भगवान श्रीराम भक्तों ने भजन कीर्तन करते हुए सारे सरोवर नगरी को जय श्रीराम के जयकारों से गुंजायमान कर दिया। सभी राम भक्त हनुमानगढ़ी मंदिर, मां नैना मंदिर होते हुए श्रीराम सेवक सभा मल्लीताल बड़ा बाजार में पहुंचे, जहां सभी राम भक्तों का स्थानीय लोगों द्वारा स्वागत किया। इसके बाद राम भक्तों में मातृ शक्ति ने भी जमकर हिस्सा लिया और सुंदर भक्तों के साथ जमकर ठुमके लगाए। राम भक्तों ने गायन कर वाहवाही बटोरी। प्यारा दरबार है जाए, प्यारा दरबार आयो सुफल भरे, प्यारा दरबार आयो सुफल भरे। देवी भगवती मैया उठगढ़ की देवी मैया, देवी भगवती। और आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड में मानसून की विदाई चल गई है। फिलहाल अभी उत्तराखंड वासियों को बारिश से राहत नहीं मिलेगी। बता दें, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। 5 से 8 अक्टूबर तक फिर से तेज दौर की बारिश का सिलसिला शुरू होगा। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, हरिद्वार में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अन्य जनपदों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है और 7 अक्टूबर को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका। मौसम विभाग की आम जन से अपील, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सावधानी से करें यात्रा। नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की दी हिदायत। 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून जनपदों में अनेक स्थानों पर, जबकि अन्य जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में जो अधिकांश स्थान है वहां पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, विशेषकर 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहां पर कहीं कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। 6 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है, जबकि जो उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा और बर्फबारी मिल सकती है। बर्फबारी जो है वो 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलने की संभावना है। 6 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है।
मैदानी क्षेत्रों में भी जो है देखेंगे कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है और हरिद्वार जनपद है वहां पर कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है 6 तारीख को। 7 तारीख को बात करेंगे तो 7 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर या देहरादून, नैनीताल, चंपावत जनपद है, यहाँ कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है और जैसे 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर भारी बर्फबारी मिलने की भी संभावना है। और साथ ही जो उत्तराखंड के जनपद है वहां पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और जो है गस्टी विंड जिसकी स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, वो मिलने की संभावना है। तो मेन एक्टिविटी 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में रहने वाली है और कह सकते हैं कि 5 की रात से मॉर्निंग शुरू हो सकती है। तो इस दौरान जो लोग लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में रह रहे हैं या नदी नाले के आसपास रह रहे हैं उन्हें विशेष तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा कर रहे हैं लोग उनको विशेष तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद। ऋषिकेश शहर में एक 8 वर्ष की बालिका के साथ संदिग्ध दुष्कर्म की वारदात का मामला सामने आया है। मकान मालिक ने ही अपनी किराएदार की बेटी को हवस का शिकार बनाया। पीड़िता ने जब आपबीती परिजनों को मकान मालिक की करतूत उजागर हुई। फिलहाल बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपी का नाम भारत शर्मा है और उसकी जो है उम्र 50 साल है। वारदात उस समय हुई जब बालिका अपने घर पर अकेली थी और मकान मालिक ने मौका देखकर बालिका को अपनी हवस का शिकार बना दिया। परिजन घर लौटे तो बालिका ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी माता पिता को दी। पुलिस के पास शिकायत पहुंची तो मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करा लिया है। मेडिकल में बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात होने की पुष्टि हुई है। बालिका के बयान भी दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि इस प्रकार की घटनाओं से मकान मालिक और किराएदारों के बीच बने विश्वास की डोर टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस प्रकार की वारदात का ये पहला मामला नहीं है। उत्तराखंड में इस प्रकार की पहले भी कई वारदात हो चुकी है। हरिद्वार और यूपी पुलिस ने क्राइम की रोकथाम और नशे के सौदागरों की धरपकड़ के लिए कमर कस ली है, जिसको लेकर दोनों राज्यों के पुलिस ऑफिसरों की अहम बैठक हुई। बैठक के दौरान पुलिस ने नशे के सौदागरों की धरपकड़ और नशे की रोकथाम को लेकर गहनता से चर्चा की। साथ ही सीमा के पास आपराधिक गतिविधियों और अपराधियों को रोकने के लिए जो है मिलकर काम करने में सहमति जताई। पुलिस ने अपराधियों पर सख्त निगरानी रखने का भी ऐलान किया। इस दौरान एसपी देहात शेखर चंद सोयाल ने कहा कि नशे को किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। नशे के सौदागरों को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दोनों राज्यों की पुलिस संयुक्त अभियान चलाएगी, जिससे सघन चेकिंग अभियान और ताबड़तोड़ छापेमारी की जाएगी। वहीं नशे के सौदागरों और आरोपियों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। स्टेट बॉर्डर मीटिंग जो होती है हमारे थाना मंगलौर जैसे थाना सहारनपुर से मिलता हुआ लगता है मुजफ्फरनगर से, तो उसमें जो वहाँ के सर्कल ऑफिसर हैं, थाना अध्यक्ष हैं, चौकी इंचार्ज हैं, वो आपस में समन्वय बना के काम करते हैं। अपराधियों की लिस्ट को शेयर करना, एचएस की लिस्ट को शेयर करना और नाकेबंदी में एक दूसरे की मदद करना। तो उसको लेकर टाइम टू टाइम वो मीटिंगें होती हैं। हमारे सर्कल ऑफिसर मंगलौर जो हैं उनके नेतृत्व में और जो वहाँ के सर्कल ऑफिसर में दोनों ने मिलकर एक मीटिंग करी थी और काफी सारी चीजें उसमें साझा करी। कारगर हमेशा कारगर साबित होती है। जब भी हम अपराधियों की लिस्ट शेयर करते हैं, कोई भाग गया, आगे नाके पे रोकना है, और किसी भी मामले में ये तो हर कि मतलब ये हम ये मान सकते हैं कि हम एक टीम का हिस्सा होते हैं जो अलग अलग पॉइंट पे रह के काम करते हैं। पुलिस ने शैक्षणिक भ्रमण पर थाना विकास नगर आए स्कूल के छात्र छात्राओं को आपराधिक कानूनों, साइबर अपराधों और नशे के दुष्प्रभाव को लेकर विस्तृत जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को हाल ही में लागू हुए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के विषय में विस्तार से बताया। इस दौरान महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उल्लेखित न्यायिक प्रावधानों के बारे में विशेष रूप से अवगत कराया। छात्रों की जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करते हुए उनको शंकाओं को शांत किया। इस बीच वर्तमान समय में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों और नशे की समस्या को देखते हुए पुलिस टीम ने छात्रों को इन विषयों पर गहनता से जागरूक किया। साथ ही छात्रों को किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करने और ओटीपी व बैंक संबंधी अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करने का आग्रह किया। पुलिस ने छात्रों से किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर निःशुल्क कॉल करके शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी।
भटवाड़ी चौकी प्रभारी निखिल देव चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दूरस्थ ग्राम नटीन में ग्रामीणों के साथ संवाद और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान आपको बता दें कि ग्रामवासी महिलाओं, किशोर, युवा और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर अपराध, बाल अपराध, नशा, यातायात नियमों और अन्य सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस ने गांव में उगी लगभग 15 नाली प्राकृतिक भांग को ग्रामीणों के सहयोग से नष्ट किया। साथ ही ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी। गांव के बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिकों की कुशल क्षेम पूछी गई। उनकी समस्याओं को ससम्मान सुनकर आवश्यक सहायता और समाधान का आश्वासन दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।